बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, लास्ट हम लोगों ने आई कैप न्यू क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर 3 किया था और एक क्वेश्चन नंबर 9 किया था। बस यही किए थे। और इसके अलावा देखें कोई सवाल पूछें इसके अलावा यार। कोई 15 तक पूछें, कोई 20 तक पूछ लें। 18 वाला जिनको आता है वो सब्र करके बैठे हैं। 18 वाले पे आ जाएं। 18 वाले पर आ जाएं। आप क्वेश्चन जल्दी से रीड कर लें यार। अच्छा जी, क्वेश्चन में कह रहा है अकाउंट रिसीवेबल एट स्टार्ट एंड ऑफ ईयर। भाई ये बीडी कितना आ गया 3 लाख और सीडी कितना आ गया 3,60,000। ड्यूरिंग द ईयर बैड डेट 5,000 व रिटर्न ऑफ। ये बैड डेट कितने हो गए 5,000 के रिटर्न ऑफ हो गए। एंड बैड डेट प्रीवियसली रिटर्न ऑफ नाउ रिकवर्ड, तो ये 2,000 हो गए बैड डेट रिकवर्ड। और बैड डेट रिकवर बैड डेट एक्सपेंस में जाके नेगेटिव हो जाएंगे, रिवर्स पे चले जाएंगे। ठीक है, क्रेडिट वाली साइड पे चले जाएंगे। कंपनी एस्टिमेट इज टू क्रिएट जनरल अलाउंस। जनरल अलाउंस कितना है 4%। और आपको पता है जो जनरल अलाउंस लगता है ये क्लोजिंग रिसीवेबल पर लगता है। कितना लगता है क्लोजिंग रिसीवेबल पर। तो क्लोजिंग रिसीवेबल ऑलरेडी हमारे पास गिवन है तो जनरल अलाउंस लग जाएगा। हाउ मच अमाउंट वाज चार्ज कम्प्रीहेंसिव इनकम एज एन एक्सपेंस। कहता है कम्प्रीहेंसिव इनकम स्टेटमेंट में कौन सी अमाउंट जाएगी वो बता दो। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कौन सी अमाउंट जाएगी वो बता दो। आपको पता है कि इनकम स्टेटमेंट में आज इनकम स्टेटमेंट में बैड डेट एक्सपेंस में जाता है अमाउंट इनकम स्टेटमेंट। अच्छा जी भाई, बैड डेट एक्सपेंस, ये बैड डेट एक्सपेंस कहां से मुझे मिलेगा बच्चों। ये बैड डेट एक्सपेंस कहां से मिलेगा बैड डेट के अकाउंट से मिलेगा। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या जाएंगे भाई सीडी रिसीवेबल माइनस कर देंगे सीडी अलाउंस। तो ये अमाउंट चल जाएगी हमारी बैलेंस शीट में। डन, स्केच बन गया। चलो जी, अब लिखते हैं इसको। छोटे छोटे से अकाउंट बनाऊंगा, काम चल जाएगा। मैं जरा चाह रहा हूं इधर सोल्यूशन आपके सामने नजर आ जाए जरा। तो सबसे पहले डेटर्स का अकाउंट बना लेते हैं और फिर अलाउंस का, फिर यहाँ पे बैड डेट एक्सपेंस का। डन। अच्छा जी, तो ये हमारे पास आ गया। पहले रिसीवेबल का अकाउंट आ गया और यहां पे फिर आ जाएगा अलाउंस का और यहां से आ जाएगा बैड डेट का। अच्छा जी, ओपनिंग रिसीवेबल कितने मेरे पास 3 लाख। क्या ओपनिंग रिसीवेबल हमारे किसी काम के हैं नहीं है भाई। क्लोजिंग रिसीवेबल चाहिए ना यहां से भाई। सीडी मेरे पास है वो कितना है 3,60,000। तो 3,60,000 यहां से तो ये आ गया। अब अलाउंस तो इसके ऊपर लगना है ना, इस क्लोजिंग के ऊपर लगना है। इस क्लोजिंग के ऊपर अलाउंस लगा लेते हैं। तो अलाउंस का सीडी कैसे आएगा 3,60,000 का। यार बोलो बच्चों 3,60,000 का 4%। आंसर कितना आया 1,44,000। 1,44,000 बच्चों, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, रिसीवेबल अकाउंट में मुझे सीडी चाहिए था वो मुझे मिल गया। रिसीवेबल अकाउंट में मुझे सीडी चाहिए था वो मुझे मिल गया। डन। अब मुझे अलाउंस के अकाउंट को क्लोज करके वहां पे बैड डेट एक्सपेंस में एक्सपेंस क्या करना है बच्चों ट्रांसफर करना है। बात समझ आ रही है। और बैड डेट कितने में मेरे पास 5,000। तो बैड डेट मेरे पास 5,000 ये आगे। एग्री करते हो मेरी बात से। अच्छा, ये अब अलाउंस तो तब क्लोज होगा या तो यहां पे मुझे बैड डेट एक्सपेंस मिल जाए या तो यहां पे मुझे ओपनिंग बीडी मिल जाए।
अब बैड डेट एक्सपेंस, तो बैड डेट एक्सपेंस में अमाउंट ट्रांसफर होगी, तो ओपनिंग बीडी को ढूंढने के लिए उसने हमें ओपनिंग रिसीवेबल दिया हुआ ऐसे है। ये ओपनिंग रिसीवेबल है, यानी कि पिछले साल का ये क्लोजिंग होगा और पिछले साल की वहां से क्लोजिंग अलाउंस आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। ये जो ओपनिंग रिसीवेबल है यहां से मेरे पास ओपनिंग बीडी आ जाएगा। भाई ओपनिंग रिसीवेबल कितना है 3 लाख, तो ये ओपनिंग बीडी कैसे आएगा 3 लाख का 4% ले लें, आंसर कितना आता है 12,000। क्या 12,000 इधर आ जाएगा 12,000 और अब 14,400। भाई कितने से प्रोविजन और इंक्रीज हुई 2,400 से। ये जो 2,400 से प्रोविजन इंक्रीज हुई है तो ये प्रोविजन क्या बैड डेट हो गए हैं, कितने 2,400। अब 2,400 किस साइड पे क्रेडिट साइड पे ना यहाँ पे, और बैड डेट के अकाउंट पे किस साइड पे जाएगा ये, यानी कि ये डेबिट साइड पे। चलो ये ट्रांसफर कर दिया। भाई तुम कहां से आए हो, तुम अलाउंस से आए हो, तुम कहां से आए हो, तुम अलाउंस वाली साइड से आए हो। डन हो गया। अच्छा, और इसके अलावा हमारे पास और कुछ खर्चा हुआ वगैरह, भाई ये बैड डेट रिकवर्ड भी तो है। ये जो बैड डेट, भाई बैड डेट एक्सपेंस इधर आते हैं तो बैड डेट रिकवर्ड इधर आएंगे, कितने 2,000 से बैड डेट रिकवर्ड इतने आगे। अब जो रिमेनिंग अमाउंट यहाँ से जो अकाउंट क्लोज होगा वो इनकम स्टेटमेंट में चल जाएगा। ये कितना बन गया 7,400, ये भी बन गया 7,400 क्लोज हो गया, और रिमेनिंग कितना बना 5,400। 5,400 तुम कहां जाओगे इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस में, तो ये इनकम स्टेटमेंट एज एन एक्सपेंस आ गया। क्लोजिंग डेटर देखे कितना हमारे पास 3,600, तो यहाँ पे क्लोजिंग डेटर में कितना लिख देंगे हम 3,600, और अलाउंस का क्लोजिंग कितना आया 14,400 माइनस कर दें, आंसर कितना आया 3,4,5,600। ये आंसर आ जाएगा मेरे पास, बीट ऑप्शन। डन बच्चों, और पूछे। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यू बच्चों 22। ओके 22 वाले एमसीक्यू से पढ़े। ये तो थ्योरी वाला एमसीक्यू है यार, ये तो। अच्छा बच्चा कौन सा एमसीक्यू पूछना था आप लोगों ने मेरे से 22 वाला। अच्छा भाई 22 वाला पढ़ते हैं जरा। कह रहे 22 में कह रहा है आफ्टर फाइनलाइजिंग द एडजस्टमेंट, आफ्टर फाइनलाइजिंग द एडजस्टमेंट, मैं सारी एडजस्टमेंट फड़का चुका। इट वॉज फाउंड दैट ओपनिंग अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट वॉज ओवरस्टेटेड, पता चल गया यार ओपनिंग अलाउंस जो है वो हमसे क्या हो गया ज्यादा हो गया। एंड रॉन्ग अमाउंट वॉज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ओवरस्टेट की वजह से प्रॉफिट एंड लॉस में गलत बैड डेट चला गया। What was impact on net profit and net asset for the current year on account of the above error? ये जो ऊपर हमसे गलती हुई इसमें से प्रॉफिट पर और नेट एसेट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर ऑप्शन देखें, ऑप्शन में सिर्फ प्रॉफिट पर इम्पैक्ट आ रहा है, नेट एसेट पर नहीं आ रहा, तो नेट एसेट इग्नोर करेंगे क्योंकि ऑप्शन में नेट एसेट के बारे में बात ही नहीं की, तो हम भी नहीं करेंगे। प्रॉफिट पर क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा हमसे गलती क्या हुई, अलाउंस को ओवरस्टेट कर दिया, तो ठीक है कर लेते हैं, कुछ अजम्पशन ले लेते हैं जरा, ठीक है। अच्छा कुछ अजम्पशन ले लेते हैं। यहां पर हमारा रिसीवेबल का अकाउंट बना होगा, ये रिसीवेबल का अकाउंट बना होगा, और यहां पे ये अलाउंस का अकाउंट बना होगा। बात समझ आ रही मेरी। अच्छा भाई क्लोजिंग रिसीवेबल तो कुछ ना कुछ तो होगा, क्लोजिंग रिसीवेबल कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है। और ये जो क्लोजिंग सीडी आता है ये तो क्लोजिंग रिसीव, मान लें क्लोजिंग रिसीवेबल 10,000 है, और उस 10,000 का 10% 1000 जो है ये मेरे पास क्लोजिंग रिसीवेबल आ गया। मेरे पास समझ आई। अच्छा अब यहां पर बैड डेट एक्सपेंस हुआ होगा, क्योंकि उसने कहा, मुझे कैसे पता चला बैड डेट एक्सपेंस हुआ, उसने कहा कि रॉन्ग अमाउंट वाज चार्ज टू स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस को रॉन्ग अमाउंट चार्ज कर दी। अब क्लोजिंग मेरे पास आ गया 1000। ये जो बीडी कह रहा है ये कह रहा है ये आपसे ज्यादा लिखा गया,
ये से क्या हो गया, ज्यादा लिखा गया। ठीक है, मान लेते हैं ज्यादा ना लिखा होता, ओरिजिनल लिखा होता, ओरिजिनल मान ले करते हैं 800 लिखा था मैंने, कितना लिखा था 800। 800 ये है, इसका मतलब 200 का फर्दर बैडेड हुआ होगा, 200 का फर्दर बैडेड हुआ होगा, तो 800 प्लस 200 ये 1000 इस तरह से बन गया होगा, और ये 200 चला गया होगा एज एन इनकम स्टेटमेंट में। ये ओरिजिनल था, गलती के बगैर। हमसे क्या हो गया, हमसे ये हो गया, मान लो ये ओरिजिनल था, हमसे गलती क्या हुई, हमने यहाँ पे 800 नहीं लिखा, हमने इसको ओवर स्टेट कर दिया, इस 800 को ओवर स्टेट कर दिया। मान लें 800 की जगह हमने 1200 लिख दिया, कितना लिख दिया, आप बल्कि 1500 कर लेते हैं, कितना कर दिया, 1500 कर दिया। अब ये 1500 लिखने से हमने सोचा क्या, हमने 1500 रुपए लेने हैं, जब क्लोज किया अकाउंट को, इसका मतलब अब मैंने 1000 रुपए लेने हैं। भाई 500 रुपए फिर क्या हुआ, ले लिए हैं, अगर 500 ले लिए हैं तो भाई 500 इधर आएगा। बात समझ आ रही है मेरी? इसका मतलब ये है 1500 रुपए लेने थे, 1000 रुपए अलाउंस रह गया, 500 रुपए, इसका मतलब ये बैड डेट रिकवर्ड हो गए हैं। बात समझ आ रही है? ये बैड डेट रिकवर्ड हो गए हैं। अगर ये बैड डेट रिकवर्ड हो गए हैं तो बच्चों इससे एक्सपेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। एक्सपेंस क्या होगा, बैड डेट रिकवर्ड से एक्सपेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर बैड डेट रिकवर्ड से मेरा एक्सपेंस कम होगा, एक्सपेंस होने से प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 500 से ओवर स्टेट हो जाएगा, सीधी सी बात। और दूसरा 500 बैड डेट रिकवर्ड है, भाई बैड डेट रिकवर्ड इनकम होती है, 500 से इनकम ज्यादा रिकॉर्ड कर बैठे, इनकम ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा, यहां से भी सोच सकते हो। तो प्रॉफिट ज्यादा हो गया 500 से, इसका मतलब आपसे एरर क्या हुआ, हमारी वजह से प्रॉफिट वाज ओवर स्टेटेड बाय सिंगल अमाउंट। 500 से प्रॉफिट ज्यादा हुआ था ना, तो भाई एरर को अगर रिमूव करना होता तो प्रॉफिट को अंडरस्टेट कर देते सिंगल अमाउंट से। अभी उसने पूछा, अभी उसने करेक्शन नहीं पूछी मेरे से, उसने कहा क्या एरर हुआ, हमने कहा भाई प्रॉफिट ओवरस्टेट हो गया 500 से, बस सिंपली सी बात। और अगर वो पूछता भाई ये एरर को सही करो, रेक्टिफाई करो, तो हम क्या करते भाई, हम क्या करते बच्चों, प्रॉफिट को हम कम कर देते, प्रॉफिट को हम कम कर देते 500 से। अगर हमने बच्चों रेक्टिफाई करना होता, मान लो इससे आगे चल रहा हूं, अगर हमने रेक्टिफाई करना होता, इसका मतलब प्रॉफिट को मैं 500 से बढ़ा चुका, तो पहले वाले 500 प्रॉफिट कम करता, तो उससे तो मेरी गलती से ही हुई, उससे तो मेरी गलती से ही हुई है। ठीक है, और उसके बाद प्रॉफिट को फर्दर कम करूंगा ओरिजिनल अमाउंट से, मान लो वो 200 शायद है, तो 200 से फर्दर और प्रॉफिट को कम करूंगा, तो ये कुछ मेरा रेक्टिफिकेशन बन जाती। ठीक है जी, चलो जी, अब मैं रेड वाला जरा इरेज कर रहा हूं क्योंकि हमारे गेम का हिस्सा नहीं है, तो बस ये डेल्टा ऑप्शन मिल गया। अच्छा पूछे इसके अलावा और कोई, 15 वाले जरा देखिएगा, कहता है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। द अमाउंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कहता है हमने कस्टमर से अमाउंट रिसीव की, हुज अकाउंट हैज ऑलरेडी बीन रिटर्न ऑफ इन प्रीवियस ईयर, वो पिछले साल बैड डेट हो चुका था, इस टर्म एज बैड डेट रिकवर्ड। हमने कहा हाँ बिल्कुल सही, ये बात सही है, ये बात सही है, डन। स्टेटमेंट 2 बढ़ते हैं। द कस्टमर हु हैज नॉट पेड इनवॉइस, कहता है ऐसा कस्टमर जिसको हमने इनवॉइस नहीं दी सिंस लास्ट 4 ईयर, सिंस लास्ट 4 मंथ, पिछले 4 महीने से हमने उसको इनवॉइस नहीं दी, हम चीजें बेचते जा रहे हैं, उसको इनवॉइस नहीं दी। ड्यू टू डिस्प्यूट इन इनवॉइस, इनवॉइस में कोई फड्डा चल रहा था, कोई डेट गलत थी, कोई अमाउंट गलत थी, कोई भी डिस्प्यूट इनवॉइस में होगी, इस टर्म एज बैड डेट, क्या वो बैड डेट होगा? क्यों नो? वो जो अब यहाँ पर हमारी आ जाएगी थेरी, यहाँ पर थेरी आ जाएगी हु विल बी दी बैड डेट, बैड डेट कौन होगा, और इसके लिए हमने थेरी में पढ़ा था बैड डेट वो होगा जिसके बारे में हमें कंफर्म हो जाए पैसे नहीं देगा, या जो लिक्विडेट हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, या फोर्थ हो जाए। ठीक है, इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं है, बस इनवॉइस के ऊपर फड्डा चल रहा है। वो कह रहा है मैंने 1000 रुपए देने हैं, हमने कहा 1500 लेने हैं, वो कह रहा है 1200 लेने हैं, हमने कहा 1600 लेने हैं, इसके ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है। जिस दिन डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा उसके बाद देखेंगे पैसे दे रहा कि नहीं दे रहा, वो उसने कब कहा मैं पैसे नहीं दूंगा, उसने भाई इनवॉइस सही कर लो जरा,
क्या ख्याल है? तो ऑप्शन कौन सी बनेगी? 1 करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 1 यानी कि ऑप्शन अल्फा। और जनाब तो यहाँ पे लिख लें बैड डेट कौन होगा, यहाँ पे बैड डेट में लिख लें डिक्लेयर बैड डेट हो गया, वो बैड डेट ही डिक्लेयर्ड हो गया, या लिखा वो रिटर्न ऑफ हो गया हो, हमने लिख दिया रिटर्न ऑफ है, या वो बैंकरप्ट हो गया हो, या वो लिक्विडेट हो गया, या वो जन्नत में चला गया हो। ठीक है जी, तो इस वाले केसेस में बैड डेट होंगे। अच्छा जी आगे चलें। अच्छा 38 वाला 38 वाले पे आ जाना, 38 की रीडिंग कर लेना यार। अच्छा जी बच्चों 38 वाले एमसीक्यूज में आ जाएं। 38 में कह रहा है निशात शोड नेट रिसीवेबल। बच्चों नेट रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? जो कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नजर आता है। भाई नेट का मतलब क्या होता है? ये डेटर माइनस अलाउंस है। एग्री करते हो मेरी बात से? ये डेटर माइनस अलाउंस है। कहता है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नेट रिसीवेबल नेट डेटर आ रहे हैं 220800 30 जून 2021 एंड 30 जून 2022 और 30 जून 2022 को नेट रिसीवेबल कितने आ रहे हैं? 244,400। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट वाज इंक्रीज फ्रॉम 4% टू 6% एट 30 जून 2022। 30 जून 2022 को हमारा जो पहले अलाउंस हुआ करता था 4% था, अब हमने 4% से बढ़ाकर 6% कर लिया। भाई पिछले साल 4% था ना? जो पिछले साल का क्लोजिंग हुआ इस साल हमारा ओपनिंग होगा, तो कह सकता हूं 4% बीडी अलाउंस है, और कह सकता हूं क्योंकि 4% पिछले साल का क्लोजिंग होगा, हमारे वाले 2022 वाले साल का ओपनिंग होगा, और इस साल जो 2022 जून क्लोज होगा तो क्लोजिंग में अलाउंस कितना रह जाएगा? 6%। ये बात समझ आ रही है? बैड डेट रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर। भाई ड्यूरिंग द ईयर कितने बैड डेट रिटर्न ऑफ हुए? 6,000। ये 6,000 हमारे बैड डेट क्या हो गए? रिटर्न ऑफ हो गए। यहां तो कोई प्रॉब्लम? अच्छा जी। हाउ मच अमाउंट वॉज चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2018 नहीं है, ये 30 जून 2022 है। इन रिलेशन टू इंक्रीज इन अलाउंस। कहता अलाउंस के रिलेशन को सामने रखते हुए तो ये बताएं क्या होगा। ठीक है चले अब आ जाए यहाँ पे। मुझे अलाउंस का अकाउंट बनाना है। अलाउंस का अकाउंट बन गया। भाई ओपनिंग नेट रिसीवेबल कितना है? 220,800 है। आप कहें सर ये तो रिसीवेबल अलाउंस थोड़ी है, तो मैं कौन सा ये लिख रहा हूं? सही है, अभी तो हम मूड बना रहे हैं जरा। ठीक है, ये नेट रिसीवेबल है, ये जो नेट रिसीवेबल है बच्चों ये कितने परसेंट में पड़ा हुआ है? 96%। ये 96% में पड़ा हुआ है, और इसका अलाउंस कितना है? 4% है। तो अगर मैं इसको 4 पे ले जाऊंगा तो बच्चों डायरेक्टली मेरे पास ओपनिंग अलाउंस की अमाउंट आ जाएगी। कितनी आती है? 9200। ये 9200 आ गया। कोई परेशानी इसमें? नो सर। ये 9200 आ गया। अब सेम विद द केस क्लोजिंग के साथ भी यही करेंगे। अब क्लोजिंग वाला नेट रिसीवेबल कितना है? 244,400। ये सीडी आ जाएगा। सीडी में 244,400 आ गया। ये नेट है, इसका मतलब इसमें 6% प्रोविजन माइनस हो चुकी है। तो ये कितने में पड़ा हुआ? 94 पे। और प्रोविजन कितने? 6 पे। ये 6 पे ले जाएंगे तो डायरेक्ट प्रोविजन का आंसर आ जाएगा। आंसर इज 15,600। 15,600 डन। अच्छा जी, अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है? 6,400। 6,400 पर आ जाएगा। डन।
जनाब आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 6,000। डन बच्चों? अच्छा मुझे ये बताएं प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे ये बताएं कि ये 6,400 तो अलाउंस के अकाउंट को क्लोज करके बैडेड एक्सपेंस आया जो कि इनकम स्टेटमेंट में लेंगे। भाई ये 6,000 ये भी तो बैडेड हुआ, इसको इसमें ऐड क्यों नहीं किया? हाँ क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। उसने ये पूछा है कि हाउ मच अमाउंट वॉज चार्ज, कितनी अमाउंट चार्ज की जाएगी स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम में इन रिलेशन टू सिर्फ अलाउंस के ज्यादा होने की वजह से जो अमाउंट जाएगी वो बतानी है भाई, टोटल बैडेड नहीं बताना उसको। हाँ तो दैट्स व्हाई हम 6,400 लगेंगे, वरना भाई 6,000, वरना बच्चों हेलो बच्चों हाउ आर यू, वरना आपको पता है इसके बाद तो बैडेड का अकाउंट भी तो बनना था। तो ये जो 6,400 इधर आया अलाउंस से, ये 6,000 इधर आया, तो 6 से 12, 12,400 इसने इनकम स्टेटमेंट में जाना था। अगर वो पूछता टोटल बैडेड ड्यूरिंग द ईयर, अगर वो एक लिख लिखता तो देन, तो उसने लिखा अलाउंस के ज्यादा होने की वजह से कितना इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, वो तो 6,400 जाएगा। ठीक है बच्चों? और जनाब अच्छा जी, लास्ट एमसीक्यूज ऑफ द डे दैट इज द 48। कल इंशाल्लाह ताला हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज द डेप्रिसिएशन। बुक नहीं आएगी बच्चों, 48 वाला जल्दी से पढ़ लें फिर खत्म। अच्छा जी एमसीक्यूज नंबर 48 देखिएगा यार। कौन से 96 कैसे है भाई? 100 में से 4 माइनस का 96 आता है। नेट 100 ग्रॉस था, 100 ग्रॉस था, 4 का अलाउंस था, 100 में से 4 माइनस का 96 नेट है। और समझाऊं? अच्छा भाई डेटर के अकाउंट में आ जाए, डेटर के अकाउंट में आ जाए। क्वेश्चन बढ़ते हैं। रिसीवेबल बैलेंस, रिसीवेबल बैलेंस एट स्टार्ट एंड एंड ऑफ ईयर। भाई स्टार्ट और एंड का रिसीवेबल बैलेंस मौजूद है हमारे पास। तो बीडी आ गया 175,000 और सीडी आ गया 193,000। डिस्काउंट अलाउड, भाई डिस्काउंट अलाउड से डेटर कम होते हैं, तो डिस्काउंट अलाउड आ गया 6,000 का। डिस्काउंट रिसीव, अच्छा तो डिस्काउंट रिसीव तुम नहीं आओगे क्योंकि तुम तो क्रेडिटर के अकाउंट में आओगे और हम तो डेटर का अकाउंट उस वक्त ओपन करके बैठे हुए हैं। भाई बैडेड कितने हो गए? 2,000, तो बैडेड हो गया 2,000 के। बैडेड टू बी रिटर्न ऑफ कितने हुए? 4,000। टू बी रिटर्न ऑफ यहां पर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हम ओपनिंग से स्टार्ट ले रहे हुए हैं और सब कुछ एडजस्ट खुद कर रहे हैं, तो ये एडजस्ट नहीं होगा। इंक्रीज इन अलाउंस, भाई अलाउंस कितना इंक्रीज हुआ? 6,000। अलाउंस का अकाउंट बनाएंगे फिर देखते हैं क्या करना है इसका। चेक रिसीव फ्रॉम सप्लायर, भाई सप्लायर से कितने पैसे रिसीव कर लिए? हाँ सप्लायर, ओह ये बच्चे क्या होगा बच्चों यहाँ पे जरा देख लो, वो कह रहा है कि चेक रिसीव फ्रॉम सप्लायर। सप्लायर से चेक रिसीव क्यों किया? हो सकता है चीजें वापस कर दी हो, सेल रिटर्न हो जाए ना। हाँ सप्लायर है, परचेज रिटर्न होगी। चेक रिसीव फ्रॉम सप्लायर, अगर हमने सप्लायर से चेक रिसीव किया है इसका मतलब उसे चीजें खरीदी होंगी और उसको चीजें वापस कर दी होंगी, ये तो हमारा परचेज रिटर्न होगा। तो परचेज रिटर्न है। वैसे भी जब जो सप्लायर की डीलिंग है यार उसको तो ऐसे करके क्रॉस लगा दो ना। भाई हम डेटर अकाउंट बनाने, सप्लायर यहाँ पे क्या करने आ रहा है। और फिर इंग्लिश चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर, हाँ ये वाले हमारे पैसे हैं, कस्टमर से पैसे आ गए। भाई कितने पैसे आए कस्टमर से? तो चेक था भाई, बैंक से डेटर कम हो गया कितना? 356,000। अच्छा भाई कैश सेल हमारे यहाँ नहीं आएगा, भाई सेल तो यहां पर आती है, सेल तो यहां पर आ गई, सेल रिटर्न इधर आ जाएगी। सेल रिटर्न कितनी आ गई? 6,000।
ओए आगे कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश पढ़ लेते हैं। वो कह रहा है भाई सेल रिटर्न है 6000 की, ऑफ विच 1/3 रिलेट टू कैश सेल। कहता है 1/3 इसका, तो कैश सेल क्या है भाई, वो 1/3 इसमें से निकाल देंगे। अगर 1/3 निकाल देंगे तो भाई जो रह जाएगा 2/3, वो 2/3 हमारी क्रेडिट सेल रिटर्न होगी, तो इसका 2/3 कर लो बस। तो 6000 का 2/3 कर लो, 6000 मल्टीप्लाई बाय 1/3 है ना, तो भाई 2/3 क्या होगा, ये मैं नेट कर रहा हूं। अगर आपने ऐसे नहीं करना तो 6000 का माइनस कर दें 6000 का 1/3, तो वही आंसर आएगा जो 2/3 से आंसर आएगा। दोनों तरीके कर दूं मैं, ठीक है। 2/3 आंसर कितना आया 4000। तो भाई यहाँ पे 6000 नहीं लिखना था, माजरत। यहाँ पे हम लिखेंगे सेल रिटर्न कितना आया 4000। अब यहां से मेरे पास बैलेंसिंग क्या निकलेगा, क्रेडिट सेल। जी जनाब, क्रेडिट सेल कितनी निकलेगी मेरे पास, जी बच्चों। हाँ कोई मसला नहीं है। 386,000 भाई, ये 386,000 जो सेल आई, याद रखिए हमेशा ग्रॉस सेल होती है बच्चों। कौन सी होती है, ये ग्रॉस क्रेडिट सेल है। डन। अब वो मुझसे क्या पूछ रहा है भाई, नेट क्रेडिट सेल, तो कोई मसला नहीं है भाई। ग्रॉस सेल कितनी आई 386,000। डन। अच्छा, इसमें से सेल रिटर्न कितनी हो गई, माइनस कर दूंगा सेल रिटर्न 4000 की। अच्छा, और बैड डेट और डिस्काउंट अलाउड कितना था 6000। आंसर कितना आया 376,000। ये मेरी नेट सेल है, दिस इज माई नेट सेल अल्फा। डन बच्चों। एक बात सुनना जरा यार, हेलो बच्चों प्लीज बस एक बात सुन लो। ये क्या लिखा हुआ है, तो चेक करें, सेल में से क्रेडिट सेल रिटर्न माइनस किया और डिस्काउंट अलाउड माइनस किया है। अगर वो नेट सेल लिखता, अगर वो नेट सेल लिखता तो आज कौन कौन जिंदा हो जाता। ये 1/3 कैश सेल वो इसमें ऐड करता, ठीक है, सॉरी वो भी माइनस कर, यानी कि 6000 डायरेक्ट माइनस कर देता। अगर वो क्रेडिट सेल ना कहता, कैश सेल कहता, तो आज क्या करता, कैश सेल की सूरत में तो 6000 यहां से माइनस करता, क्योंकि ये कैश भी जिंदा हो जाता। और कौन जिंदा होता, वो कहां लिखा हुआ है, हाँ वो 45,000 इसमें ऐड कर देता। तो अब हमारे पास नेट कैश सेल, नेट कैश एंड नेट टोटल सेल आ जाती है, ओनली कैश सेल नहीं, अब नेट सेल आ जाती, कैश वाली भी और क्रेडिट वाली भी। भाई ये थोड़ी सी इंग्लिश पढ़ लेना यार जरा। डन। चलो, और अब क्योंकि हमने ये नहीं करना तो मैं जरा अनडू करता हूँ सारा कुछ, ओरिजिनल वाले सवाल पे आ जाएं। ये हमारा ओरिजिनल सवाल, ठीक है बच्चों। चैप्टर नंबर जो हमारा बैट एंड डाउटफुल डेट था वो कंप्लीट हो गया। कल इंशाल्लाह हम डेप्रिसिएशन स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।